हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी सीजीएल पर। तो जैसा दोस्तों हम अपने सीपीओ के क्वेश्चंस हैं उनको कर रहे थे, और आज जो सीपीओ के जो 2019 में हुए थे उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हो जाएगा कंप्लीट, और इसके बाद हम जो सीजीएल 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे हम उनको कवर करेंगे, उनके क्वेश्चंस को कवर करेंगे दोस्तों, और फिर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, इसको इंग्लिश और हिंदी हम दोनों में एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 10% एंड 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम. The first sum is received 2 years earlier than the second one, and the amount received in each case was rupees 36,900. Each sum was. हिंदी में देखिए, दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 8%, 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि में 36,900 रुपये है। तो हमें वो धनराशि बतानी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह हम मान लेते हैं कि इसने रेट दिया है, मतलब 10% और 8% पर, और दूसरी है 8% रेट पर। तो दोस्तों इसमें देखिए आप, जब ऐसा कभी भी आता है तो हम टाइम का रेशो इसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। टाइम हो जाएगा 8 और 10, ये रेशो उसका टाइम का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इसने अपने क्वेश्चन में क्या देखा कि इसने ये बताया है, जिस तरह हम मान लेते हैं इसने 2 व्यक्ति ए और बी को वो उधार दिया था, जो भी है जितना पैसा भी दिया था वो उधार दिया था। उसने ए और बी 2 व्यक्तियों को उधार दिया था। तो आप एक चीज़ देखिए, इसने बताया है कि एक को 10% पर, एक को 8% पर उधार दिया था, और उसने ये बताया है कि उन दोनों से उसको जब एक सर्टेन पीरियड होता है उसके बाद उसने उन दोनों से उसको सेम अमाउंट मिला है 36,900 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों को हम मान लेते हैं कि जिस तरह ए को भी उसने 100 दिए होंगे तो बी को 100 दे दिए, उसने दोनों को सेम दिया है। तो इसका मतलब क्या है, जब सेम अमाउंट उसको रिसीव होती है तो आप एक चीज़ देखिए, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट है उन दोनों से उसको सेम ही मिला था, क्योंकि यहाँ पे उसने दोनों को 100 रुपये दिए थे, तो इंटरेस्ट ही सेम मिला, तभी तो वो अमाउंट उसको सेम मिली है बाद में। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब हम इंटरेस्ट को सेम कर देंगे यहाँ पे, जब जो रेट दे रखी है उसका रिवर्स हम टाइम को कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको 80 रुपये इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसको 80 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से इसने ये बताया है कि जो 10% जो रेट वाली है ये 2 साल पहले ही उसको मिल जाती है ए से, और बी उसके 2 साल बाद देता है उसको 36,900 रुपये, जो कि सेम है। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे टाइम का रेशो, हमारे टाइम का डिफरेंस कितना है हमारे पास 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू उसने ये बताई है कि 2 साल है, तो हमको पता चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 और 10 की 10। तो इसका मतलब हमारा टाइम ये सही है, 8 साल और 10 साल। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो उनका इंटरेस्ट कितना हो रहा है यहाँ पे, देखिए 80 रुपये इंटरेस्ट हो रहा है। तो 80 इंटरेस्ट हो गया, तो हर एक बंदा ये देखिए आप, जिस तरह ए है तो 80 तो इंटरेस्ट हो गया, और 100 रुपये उसने लिए थे, टोटल कितने वापस लौट आएगा 180। तो 180 की यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है 36,900। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो 205 आ जाएगी, और 100 यूनिट उसने पूछा है कि कितना रुपया हर एक को दिए थे उसने, तो हर एक को 100 रुपया 100 यूनिट दिया था। तो देखिए 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,500। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके साथ ही हम एक और ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसका आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, ए पर्सन गेव सम रुपीज़ टू समवन एट 5% पर एनम 6 months लेटर ही गेव सेम रुपीज़ टू समवन एट 6% पर एनम आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ही रिसीव्ड अमाउंट रुपीज़ 6,900 फ्रॉम ईच सम वाज। तो दोस्तों हिंदी में देख लीजिए एक बार, एक व्यक्ति ने कुछ रुपए किसी को 5% वार्षिक दर पर कर्ज दिया तथा 6 महीने बाद उसने उतने ही रुपए 6% वार्षिक दर पर एक अन्य व्यक्ति को कर्ज दिया।
और एक निश्चित अवधि के बाद उसने प्रत्येक से 6900 रुपये मिश्र धन के रूप में प्राप्त किया। प्रत्येक व्यक्ति को उसने कितने रुपए कर्ज दिया था, हमें ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पे रेट चेंज कर दी है। यहाँ पे रेट इसने चेंज की है, एक तो 5% और दूसरी 6%। तो देखिए एक चीज़ देखिए, हम मान लेते हैं ए को 5% पे दिए तो बी को उसने 6% पे दी। तो यहाँ टाइम का रेशो हम देखें अगर, तो 6 और 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट ही तो सेम लेना है दोनों से। तो यहाँ पे भी उसको सिंपल इंटरेस्ट 30 मिल रहा है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट उसको 30 मिल रहा है, क्योंकि उसने हर एक से सेम रुपया दिए थे। ए को भी 100 दिए थे तो बी को भी 100 ही दिए थे, सेम दिए थे, और सेम ही मतलब दोनों से सेम उसको रिसीव किया था उसने, दोनों से सेम उसको मिले थे, जो कि 6900 रुपये हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि उन पे इंटरेस्ट उसको सेम मिला है, तो हमने इसका रिवर्स कर दिया, जो रेट है उसका रिवर्स टाइम को कर दिया। तो देखेंगे यहाँ पे 30 उसको मिल रहा है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे भी उसको 30 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखें तो ये मतलब उस इसमें इसने ये बताया है कि टाइम का डिफरेंस, देखिए इसने क्या बताया है, 6 महीने का दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए हाफ ईयर का है टाइम का डिफरेंस, तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू हाफ ईयर हो जाएगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर हम बात करें तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 साल। तो देखिए 3 साल और ये 2.5 साल के लिए हो जाएगी। 5 यूनिट की बात करें तो ये 2.5 साल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, दोनों से उसको 15 रुपये देखिए इंटरेस्ट के रूप में मिल रहे हैं, यहाँ पे भी उसको 15 मिल रहे हैं। तो ए जब लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, 15 इंटरेस्ट के और 100 रुपये वो, तो 115 रुपये लौटाएगा। तो 115 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन हमको, 6900 रुपये। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की बात करें, 23/5 से डिवाइड हो जाएगा ये, और ये 300, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 60 आ जाएगी। और 100 यूनिट की वैल्यू की बात करें हम तो 6000 रुपये 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और इससे पहले जो सीपीओ के एग्ज़ाम्स के और हमने इसमें वीडियो डाल रखी हैं शॉर्ट सॉल्यूशंस की, आप उनको भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उनका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिए आप। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है दोस्तों। देखिए इसने बताया कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इफ AC बाइसेक्ट्स BD देन व्हाट इज द मेजर ऑफ AD। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है दोस्तों, जिसमें उसने AB की लेंथ बताई है 15 सेंटीमीटर और BC की लेंथ बताई है वो 12 सेंटीमीटर और CD है वो 10 सेंटीमीटर है। और बताया है कि यदि AC BD को समद्विभाजित करती है तो हमें AD की लेंथ बतानी है, माप बताना है कितना हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये SSC ने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे पहली बार ऐड किया है SSC के एग्ज़ाम्स में, तो इसकी उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो देखिए दोस्तों हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ए और इसको B और ये C और ये D हो जाता है। तो इसने बताया है कि AB 15 सेंटीमीटर और जो BC है वो 12 सेंटीमीटर और CD है वो 10 सेंटीमीटर। तो हमें AD की लेंथ निकालनी है, इसको हम x मान लेते हैं। और इसने बताया है जो एक डायगोनल को हम विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। तो देखिए जो AC है वो BD को बाइसेक्ट करता है। जो AC विकर्ण है वो BD को बाइसेक्ट करता है। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, अगर हम ट्रायंगल इसकी बात करें ABD की, तो ABD में इसको हम O मान लेते हैं, इस पॉइंट को, सेंटर को, इसको। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, जो ABD है इसमें जो AO है वो मीडियन का काम कर रही है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है BD को, इस साइड को। तो एक हम कह सकते हैं इसका मतलब कि जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, क्योंकि मीडियन बाइसेक्ट करती है किसी भी ट्रायंगल के एरिया को। तो ये A हो जाएगा, तो ये भी A। और इसी तरह अगर हम
BCD में देखें तो ये CO है, ये भी मीडियन का काम कर रही है, तो यहाँ पे इसका एरिया B हो जाएगा, तो इसका भी B हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों देखिए जो ABC ट्राइंगल है उसका एरिया A+B, और जहाँ से हम देखें ADC ट्राइंगल है इसका एरिया भी A+B, दोनों का एरिया सेम हो रहा है। अगर हम इसको थीटा माने एंगल को, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 180 माइनस थीटा। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को आप सभी को पता है कि जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका ट्राइंगल का एरिया उस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल रख सकते हैं हम। तो देखिए 1/2 हम ADC ट्राइंगल की बात करें तो साइन थीटा मल्टीपल AD मीन्स x और मल्टीपल CD मीन्स 10 इज इक्वल टू, और बात करें इस ट्राइंगल की ABC की, इक्वल ही है एरिया दोनों का, तो 1/2 और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, मल्टीपल AB मीन्स 15 मल्टीपल BC मीन्स 12। तो यहाँ से देखिए 1/2 साइन थीटा से 1/2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 180 आएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी 18 आ जाएगी दोस्तों, 18 आ जाएगी यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, mangoes were purchased at the rate of rupees 10,000 per ton. If 1/3 of the total mangoes were sold at a loss of 4%, at what price per ton should the remaining mangoes be sold to make a profit of 30% in the entire business? हिंदी में देख लीजिए दोस्तों, आमों को 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा गया। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% हानि पर बेचा गया तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए जो उसको शेष आम है उनको किस भाव से बेचना होगा प्रति टन के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया है कि 10,000 रुपये टन के हिसाब से ख़रीदा गया है, हर एक टन के हिसाब से ख़रीदा गया है। और ये देखिए दोस्तों, इसने बताया कि 1/3 बेच दिया गया है उसका, मतलब 1/3 बेच दिया। अगर 3 टन है उसके पास तो उसका 1 टन उसने बेचा है 4% लॉस पर। तो दोस्तों देखिए, अगर 3 टन है तो उसमें से उसने 1 टन बेच दिया 4% लॉस पर, तो बच गया कितना शेष, रिमेनिंग 2 टन। तो दोस्तों ये बताया है इसने ओवरऑल उसको इस पे और इस पर मिलाकर 30% का प्रॉफिट चाहिए है। तो दोस्तों यहाँ पे हम फिर से एक बार एवरेज का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो एक चीज़ देखिए कि हम उसको 30% का प्रॉफिट हर एक पे चाहिए है, तो इन दोनों पे अब अगर हम एवरेज की बात करें तो 30% दोनों पे हो जाएगा, 30 हो जाएगा इस पे। और अगर बात करें इस पे 30% प्रॉफिट चाहिए उसको, तो लेके कहाँ से आएगा, जो 2 रिमेनिंग है उन्हीं पर लेके आएगा 30% प्रॉफिट जो लॉस में बेचा है एक को। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर इसको 30% लॉस इसको प्रॉफिट चाहिए है तो इसको 34% प्रॉफिट पे ही तो बेचेगा वो, क्योंकि उसको 4% का तो लॉस हो रखा है। तो 30% का प्रॉफिट इस पे चाहिए तो इसको 34% के प्रॉफिट पे बेचना होगा। और ये प्रॉफिट कहाँ से लेके आएगा, किस पर, जो बच गए 2 टन है उस पे ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके आएगा, जो उनके 30% है उससे एक्स्ट्रा। तो हम देखते हैं कि हर एक पे एवरेज में कितने प्रतिशत प्रॉफिट लेके आना पड़ेगा, ज़्यादा उसको 17% ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। तो 30 तो था और 17% और ज़्यादा लेके आएगा तो 47% प्रॉफिट उसको लेके आना होगा दोस्तों हर एक पे, बचे हुए रिमेनिंग 2 टन पे। तो दोस्तों इसने ये बताया कि 1 टन है उसका जो कॉस्ट प्राइस उसने बता रखा है कि 10,000 है। तो इसका मतलब उसने पूछा कि हर एक टन को किस रेट पर बेचेगा वो। तो एक चीज़ देखिए आप, जब 10,000 उसका कॉस्ट प्राइस दे दिया हर एक का, तो 47% का प्रॉफिट मीन्स 147/100 पर बेचेगा हर एक टन को जो रिमेनिंग है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 14,700 रुपये में हर एक टन को जो रिमेनिंग है उसको वो बेच देगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ABCD is a cyclic quadrilateral. The tangents to the circle at the points A and C on it intersect at P. If angle ABC is equal to 98 degree, then what is the measure of angle APC?
दोस्तों इसने बताया कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त पर बिंदु A और C से बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल ABC उसने 98 डिग्री गिवन है तो हमें एंगल APC बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसके बेसिक की भी हम बात कर लेंगे और एक बार इसका शॉर्ट भी देख लेंगे हम कैसे कर सकते हैं इसको। इसने बताया ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, जो हम ड्रॉ कर लेंगे ABCD को। और इसने बताया है दोस्तों कि A और C से बनी स्पर्श रेखाएं, मीन्स A और C से जो मतलब उसको आगे बढ़ाया जाता है, टेंजेंट है, तो वो एक बिंदु P पर मिलती है और वहाँ से उसका एंगल बनता है। तो दोस्तों इसका मतलब हम थोड़ा सा इसको तिरछा बना लेंगे। ऐसे कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि ऐसे अगर टेंजेंट जाएगी वो देखिए ये A मान लेते हैं इसको हम, और इसको B और इसको C और ये D। तो दोस्तों यहाँ से एक टेंजेंट गई जिस तरह ये, और C से कोई भी टेंजेंट गई, ये P बिंदु पर मिल जाती हैं, कहीं कोई पॉइंट P है इस पे मिल जाती हैं। तो दोस्तों इसने बताया आगे कि एंगल ABC 98 डिग्री है, ये 98 डिग्री है, तो हमें एंगल APC बताना है। अगर हमको इसके छोटे मेथड की बात करें, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी आपके सामने आ जाता है कि जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके जो अपोजिट साइड है उनसे टेंजेंट खींची जाती है कोई भी दो, और वो किसी पॉइंट पे मिल जाती है, और उन टेंजेंट के बीच का एंगल ही पूछा जाता है हमसे, और एक एंगल उन दोनों टेंजेंट है उनके बीच वाली जो साइड है, पॉइंट है, उस भी जिस तरह इसमें है उसका एंगल हमको गिवन दे दिया जाता है। तो आपको एक काम करना है, जो एंगल गिवन है उसका दोगुना करके उसमें से 180 को माइनस कर देना, घटा देना है, तो हमारा एंगल ये बीच वाला इन टेंजेंट्स के द्वारा जो बना एंगल है वो आ जाएगा। जिस तरह 98 डिग्री है, इसका दोगुना करेंगे हम 16 और 9 दूना 18 और 1 19, इसको इसमें से हम 180 डिग्री घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 16 डिग्री, जो इन टेंजेंट्स के द्वारा बना एंगल है। ठीक है, इसको एक बार बेसिक से भी हम देख लेते हैं दोस्तों, ये आया कैसे है। जिस तरह इनका सेंटर हमने मान लिया दोस्तों O हो गया है यहाँ पे, तो एक चीज़ देखिए, अगर हम इनको मिला देते हैं यहाँ पे, तो ये टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये भी 90 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, जब ये 98 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 82, और जो सेंटर पे इस आर्क के द्वारा देखिए आप, जो सेंटर पे बड़ा एंगल होता है वो जो सरकमफ्रेंस पे होता है इस एंगल का दोगुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 164 डिग्री। तो आप ये एक चीज़ देखिए, 90 ये 90 और ये देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा ऐसे, तो इन दोनों का, ये दोनों का सम 180 है तो इनका भी सम 180 हो जाएगा, तो ये 164 है, तो दोस्तों ये 16 आ जाएगा 16, तभी इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसने बताया है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ, ये तो हम कर लेंगे, फिर दूसरा देखिए एक और इजी है ये। देखिए दोस्तों, इसने दिया हमको कि अलजेब्रा का है x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ इज इक्वल टू 133, और इसने बताया x² माइनस xy प्लस y² इज इक्वल टू 7। तो हमें xy की बताना है कि xy कितना होगा। देखिए दोस्तों, जो इसने बताया था हमको x⁴ प्लस x² y²
प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 133। और देखिए इसने बताई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। हमें एक्स वाई की लेंथ ये एक्स वाई बताना है कितना हो जाएगा। दोस्तों ऐसे हमारे सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो एक्स वाई की हमें बताना हो वैल्यू, तो एक चीज़ देखिए जो हमको नीचे दे रखा है ये 7 स्क्वायर वाला, ऊपर पावर 4 है। तो आप एक चीज़ देखिए, जो ये दे रखा है हमको 7, इसका हम दोगुना कर देंगे और उसके साथ में एक्स वाई मल्टीपल कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जिसका हमें दोगुना किया है उसका स्क्वायर करके ऊपर वाले में से घटा देंगे और इसके इक्वल उसको हम रख देंगे। तो इसका 49 स्क्वायर किया हमने, इसमें से घटाएंगे तो 84 आएगा हमारा, और 84 को इसके इक्वल रख देंगे दोस्तों। तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। इसके लिए दोस्तों एक माइनस का भी फंडा होता है कि ये माइनस आएगा या प्लस का आएगा, ये चीज़ भी देख लीजिए। इसके लिए आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो निशान है एक तो उस पर डिपेंड करता है। अगर ये माइनस का निशान है तो यहाँ प्लस का आएगा, और साथ में उसके साथ में ये होना चाहिए कि जो ये जिसका हमने दोगुना किया उसका स्क्वायर है जो पहले वाले स्क्वायर से, पहले वाली जो संख्या है उससे कम होनी चाहिए। जिस तरह 49 इससे कम था, ये दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए इसके लिए। और बेसिक से भी एक बार देख लेते हैं, इतना बड़ा है नहीं कि बेसिक से हमको टाइम लगेगा, एक बार कर लेते हैं इसको बेसिक से भी। हो सकता है इतनी शॉर्टकट याद भी न रहें, तो देख लीजिए इसको बेसिक से भी हम कर लेते हैं दोस्तों। आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एक्स वाई को उधर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा उस साइड जाके। और यहाँ से एक चीज़ देखें हम, अगर इनका स्क्वायर देखिए, इनका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 इसी टर्म में हमको दिखाई दे रहा है कि मिल जाएगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए दोस्तों, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 14xy। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा इधर, तो इधर एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। तो आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसकी वैल्यू हमें ऊपर गिवन है कितनी, 133। तो 133 इसमें से 49 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर माइनस का हो जाएगा तो ये 14xy बच जाएगा हमारा, और ये 84 हो जाएगा। इसको हम अगर 14 से डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, in finding the HCF of two numbers by division method, the quotients are 1, 8 and 2 respectively, and the last divisor is 105. What is the sum of the numbers? विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो HCF बोलते हैं हम, याद करने पर भागफल क्रम से 1, 8 और 2 प्राप्त होता है और अंतिम भाजक 105 है। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे कर सकते हैं, डिविजर को हम दोस्तों भाजक बोलते हैं दोस्तों, और जो भागफल होता है उसको हम कोशेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए एक चीज़ देखिए, ये बताया उसने जो भाजक बच रहे हैं, भागफल बच रहे हैं 1, 8 और 2 ये बच रहे हैं, और लास्ट डिविजर जो उसने भाजक बताया वो 105 है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, ऐसे कोई भी हमारे सामने ऐसी आ जाए कोई भी क्वेश्चन, तो हमको ऐसा करना है, जो लास्ट का ये हमारा जो भागफल था, कोशेंट था, उसको हम लास्ट के डिविजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 210 आ गया, और उससे पहले वाला फिर हम उठा लेते हैं कोशेंट, उसको इससे मल्टीपल कर देंगे, और जो लास्ट का डिविजर था उसको हम ऐड कर देंगे इसमें। तो ऐसा करने पर हमको मिल रहा है दोस्तों कितना, 1680 और 105 1785 आ जाएगा ये। और जो अब बच गया कोशेंट है, जो भागफल है, उसको हम इससे मल्टीपल कर देंगे, और जो लास्ट का हमारा डिविजर जो बना है, लास्ट का अब ये बन गया था, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो हमको ऐसे ही ऐड करते जाना है, तो ये आ जाएगा हमारा 1995। तो देखिए जो लास्ट का हमारा लास्ट संख्या तो ये आ गई हमारी 1995, और लास्ट डिविजर ये आ जाएगा। तो दोनों संख्या ये हो जाएंगी हमारी
ठीक है। और इसने इन दोनों का सम पूछा है, तो इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो हमारा देखिए 10 और देखते हैं तो 5 और 5 10, 17 और 1 18 और 16 और 1 17, 3780 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसको एक बार हम वैसे भी देख लेते हैं कि बेसिक से हम कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी बेसिक ही है वैसे दोस्तों, आपको ऐसे ही करना है। देखिए जिस तरह हमको वो कोई भी संख्या दे देता है कि जिस तरह हम ऐसे निकालते हैं HCF कोई भी, जिस तरह हमें 24 और 15 का निकालना है HCF, तो हम जिस तरह हमने छोटी संख्या ली है इसमें और 15 निकालनी है, तो इसको जो डिवीजन वाली विधि होती है उसके द्वारा उस मेथड से हम ऐसे करते हैं 15 एकम 15 और ये हमारा 9 और 15 यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 एकम 9 और 6 और ये 9 और ये 6 एकम 6 और 3 और ये 6 3 दूनी 6 और ये देखिए 0, तो ये HCF इनका 3 आया है। तो दोस्तों ऐसा ही हमें करना है। देखिए इसने लास्ट डिविजन जो बताया है 105 है और लास्ट का जो कोएफिशिएंट भागफल है वो उसने हमको भी 2 ही गिवन है उसमें। तो एक चीज़ देखिए आप, इसका मतलब जो ये है लास्ट का डिवीजर 105 था और लास्ट का जो कोएफिशिएंट भागफल था वो 2 था। तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों का मल्टीपल 210 और नीचे 0 बचा होगा, तभी तो ये लास्ट का डिवीजर 105 रहा है, तो 210 यहाँ था इसका मतलब। तो देखिए दोस्तों जब जो ये था लास्ट का हमारा ये 6 यहाँ पे था, ये पिछले का डिवीजर भी था यहाँ पे दोस्तों, तो ये इसका मतलब जो 210 है वो पिछले का डिवीजर है और जो लास्ट डिवीजर था वो रिमाइंडर भी बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 105 हमारा रिमाइंडर बचा है यहाँ पे और डिवीजर कौन सा था हमारा 210 यहाँ पे आ जाएगा। और कोएफिशिएंट उसने 8 बताया दोस्तों भागफल जो है, तो देखें क्योंकि 1 8 और 2 था तो 2 तो हमने ले लिया, 8 बच गया। तो यहाँ से हम देखें 210 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 आएगा और रिमाइंडर जब 105 बचा तो ऊपर कितना रहा होगा 1785। तो दोस्तों ये देखिए आप, जो हमका डिवीजर होता जा रहा है, जो लास्ट में डिवीजर हो रहा है वो रिमाइंडर बचता जा रहा है। तो यहाँ पे अगली जो भी है उसका रिमाइंडर 210 रहा होगा और जो यहाँ पे जिसको हम भाज्य बोलते हैं ये लास्ट का डिवीजर यहाँ से निकल के आया होगा और यहाँ से इसने एक बच गया कोएफिशिएंट भागफल 1 है यहाँ पे आ जाएगा। तो हम 1785 को अगर यहाँ पे लें तो दोस्तों देखिए इससे 1 पे जाएगा, ये 1 से मल्टीपल करेंगे 1785 और 210 उसको रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, तो इसमें 210 ऐड करेंगे तो 1995 आएगा। तो देखिए ये दोनों संख्याएं हो जाएंगी 1995 और 1785। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो 1780 आंसर हमारा 3780 आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट करना है दोस्तों, जिस तरह हमने किया था पहले ही, उसको एक बार देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, A certain sum in rupees is invested at simple interest at X% per annum for 5 years. Had it been invested at X plus 5% per annum, the simple interest would have been rupees 9200 more than the earlier one. What is the sum? तो देखिए हिंदी में देख लीजिए एक बार। एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि इसे X प्लस 5% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज है वो पहले की अपेक्षा 9200 रुपये ज़्यादा मिलता। तो हमें वो धनराशि बतानी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसने बताया कि हम मान लेते हैं कि 100 रुपये दिए हैं, ए और बी को दिए हैं 100 रुपये दे दिए उसने। एक बताया रेट X% और एक बताया उसने रेट X प्लस 5%। और टाइम उनका उसने दोस्तों सेम बताया है, कितना 5 साल बताया, वो 5 साल बताया दोस्तों, 5 टाइम 5 ईयर हो जाएगा दोस्तों, दोनों जगह सेम है। तो दोस्तों इसने ये बताया है कि जो इस पे मिल रहा है ब्याज, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 9200 ज़्यादा है पहले वाले की बजाय। तो एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे रेट तो X तो है ही है लेकिन उससे 5% ज़्यादा हो रहा है। तो हम देखते हैं जो 5% ज़्यादा है जो रेट, उस पर 5 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, 25 इंटरेस्ट मिलेगा, 25 ज़्यादा मिल जाएगा। और उसने 25 की वैल्यू हमको गिवन है 9200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखें हम, इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 9 36, 368 रुपये आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है क्योंकि हमने 100 माना था यहाँ, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 36,800 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
An article was sold at a certain price. Had it been sold at 4/5 of that price, there would have been a loss of 10%. At what profit percentage was the article sold initially? एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। प्रारंभ में वस्तु को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा गया था? जिस तरह दोस्तों इसने बताया है कि जो आर्टिकल बेचा गया है वो 4/5 पर बेचा गया है, मीन्स 5 पर बेचा जाना चाहिए था, लेकिन उसने 4 पर बेच दिया तो उसको 10% का लॉस होता है। देखिए बेचना कितने पर चाहिए था, उसको सोल्ड करना चाहिए था 5 पर, लेकिन उसने किया 4 पर, तो उसको इस तरह से 10% का लॉस होता है। 10% का लॉस मीन्स 9/10। 10% का लॉस देखें तो 1/10 आएगा, 10 में से 1 का लॉस हो गया तो 9 पर। अगर 10 उसका सीपी कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य 10 में खरीद के लाया तो उसने 9 में बेच दिया, लेकिन बेचा कितने पे है उसने? 4 में। तो दोस्तों ये यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, दोनों जगह है, तो इनको हम सेम कर लेंगे दोनों जगह है। एलसीएम इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो इसको भी 4 से, क्योंकि हमको रेशो सेम रखना है, तो दोनों को यहाँ पे ऐसे मल्टीपल करेंगे 4 से हम। और इसको अगर 9 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 36 हो गया 36, तो यहाँ पे भी 36 करेंगे, तो इसको 9 से करेंगे तो इसको भी 9 से करेंगे दोस्तों, क्योंकि रेशो इनका भी सेम रखना हमें। तो देखिए जब उसका 45 था, 45 पर बेचनी चाहिए थी वो, लेकिन 36 पर बेच दिया उसको। अगर मल्टीपल करेंगे हम तो ये 36 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 36 और 40 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस वो खरीद के लाया था उसको 40 रुपये में दोस्तों, जो सीपी है कॉस्ट प्राइस वो 40 हो गया। और देखिए दोस्तों ये बोल रहा है कि इसने फिर बोला है अगर वो पहले वाले इनिशियल रेट पे बेचता है, इनिशियल कौन सा है? पहले वाला 45 रुपये में बेचता तो उसको प्रॉफिट कितना होता। तो देखिए आप जब खरीद के 40 में लाया है, कॉस्ट प्राइस 40 है, बेच रहा है 45 में, सेलिंग प्राइस ये हो जा रहा है, तो कितना प्रॉफिट होगा उसको? 5 का। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, 40 पर, लागत मूल्य पर, क्रय मूल्य पर। तो 1/8 का प्रॉफिट हो गया, तो 1/8 कितना होता है हमारा? 12.5% प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ABCD is a chord in a circle with center O. AB is produced to C in such that BC is equal to the radius of the circle. C joined to O and produced to meet the circle at D. If angle ACD is equal to 32 degree, then the measure of angle AOD बताना हमें। देखिए के अंदर O वाले एक वृत्त में AB एक जीवा है, कोड को हम जीवा बोलते हैं। AB को C तक इस तरह बढ़ाया जाता है कि BC वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। C को O से मिलाया जाता है और D पर वृत्त से मिलाने के बाद इसे आगे बढ़ाया जाता है, और एंगल इसने ACD है वो 32 डिग्री दिया है हमको, तो हमें एंगल AOD बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसने बताया हमको एक सर्कल है, इसमें AB कोड है, जीवा है, तो इसको आगे बढ़ाने पर इसने AC तक बढ़ा दिया इसको, और ये बताया है कि जो BC की लेंथ है ये इसकी रेडियस में त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पे इसके हम ये मान लेते हैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे वो सेंटर हो गया इसका। तो देखिए एक चीज़ देखिए, उसने हमको फिर एंगल बताया है कौन सा, और CO को आगे बढ़ाया जाता है और D पर मिला दिया जाता है। जिस तरह इसको CO को इसने आगे बढ़ा दिया ऐसे और D पर मिला दिया इसको। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए आप, इसने फिर एंगल बताया हमको ACD 32 डिग्री, ये 32 डिग्री है, तो हमको बताना है AOD बताना है हमें दोस्तों, ये एंगल। तो एक चीज़ देखिए, अगर हम O से B को मिला देते हैं तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस इक्वल हो जाएंगे। जब ये 32 डिग्री है तो ये भी 32 हो जाएगा। और ट्रायंगल OBC में देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इस ट्रायंगल का, तो ये 64 हो जाएगा, क्योंकि इनका सम दोनों के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। इस एंगल की जो होता है, जो एंगल ये B है वो दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ से ये रेडियस है तो ये भी 64 हो जाएगा दोस्तों। अब अगर हम बात करें OAC की, तो इसमें देखिए आप जो C और A है वो भी देखिए इस ट्रायंगल में ये है AOD, ये OAC का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो इसका ये एंगल हो जाएगा हमारा A और एंगल C के सम के इक्वल, तो 96 डिग्री हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, A batsman makes 92 runs in the 15th innings so that his average runs increases by 4 runs. What is his average after the 15th innings? एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है और उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसको हम बेसिक और विदाउट बेसिक भी कर लेते हैं। इसने बताया कि 15वीं पारी जो 15वीं इनिंग है उसमें उसने 15वीं इनिंग्स में उसने बनाए हैं 92 रन्स। तो उसके बाद उसने बताया कि उसके एवरेज में 4 की इंक्रीमेंट हो जाता है। तो एक चीज़ देखिए, जब जो वृद्धि हुई है या इंक्रीमेंट हुआ है वो 4 का, वो किस में हुआ होगा? जो पहले की 14 इनिंग्स हैं उनमें, जो पहले की 14 पारी हैं उनमें हुआ है। क्यों? क्योंकि 15वीं पारी में तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद ही ज़्यादा है। इंक्रीमेंट तभी हुआ होगा जब 15वीं पारी ने 14 पारियों को जो है पहले की उनको कुछ दिया है, तभी इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने 15वीं पारी है, उसने हर एक पारी को कितने दिया है? 4 रन दिया है, इंक्रीमेंट किया हर एक पारी का एवरेज में। तो टोटल कितना इंक्रीमेंट किया उसने? 56 का। तो 14 पारियों को उसने 56 दे दिया ऐसे। और इसने देखा कि फिर 14 पारियों को 56 देने के बाद वो 14 पारी हैं वो 15वीं पारी के इक्वल आ गया, अपने इक्वल ले आया वो उनको जब 56 देने के बाद। तो एक चीज़ देखिए, जब उसने 14 पारियों को 56 दिया तो 15वीं पारी खुद कितनी बच जाएगी दोस्तों? यहाँ पे 36 रह जाएगी और 14 पारियाँ वो उसके इक्वल आ जाएंगी और वो 36 हो जाएंगी वो सभी की सभी। तो देखिए दोस्तों, इसने यही पूछा है कि 15वीं इनिंग्स के बाद उनका जो एवरेज वो क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा? तो देखिए उनका एवरेज 36 हो जाएगा दोस्तों। इसको अगर बेसिक की बात करें दोस्तों, तो देखिए अगर हम जो 14 इनिंग हैं उनका अगर हम एवरेज x मान लेते हैं तो टोटल हो जाएगा 14x। 15वीं पारी में 92 रन बनाता है तो टोटल को हम इक्वल रख देंगे। और इसने बताया कि उसमें हर एक में एवरेज में 4 की इंक्रीमेंट हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो और पारी कितनी हो गई है? 15। तो यहाँ से हम देखेंगे तो x की वैल्यू हमारी 32 आ जाएगी दोस्तों। तो ये तो था हमने 14 पारियों का एवरेज माना था, ठीक है। 32 आ गया, 32 आ गया। तो उसने पूछा कि 15वीं पारी के बाद कितना एवरेज हो जाएगा। तो इसने गिवन हमको कि हर एक का 4 एवरेज बढ़ जाता है 15 पारी के बाद में। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि 4 एवरेज 15वीं पारी ने बढ़ा दिया तो अब 36 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों इसके बाद हम अपने सीजीएल के हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर हम बेसिक से लेके आएंगे। और दोस्तों हम आपके लिए ऐसा मतलब जो सीडीएस या सीजीएल एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में हुए हों एसएससी के, तो हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर वाइज जब हम करेंगे तो उसमें आपके कोई भी क्वेश्चन मेंस तक का या किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। और हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे दोस्तों।